सर मैं आपके व्यूवर्स को बताना चाहूँगा, मैं बेसिकली एग्रीकल्चर का स्टूडेंट भी हूँ, बीएससी कर रहा हूँ और मैं फार्मिंग भी कर रहा हूँ बहुत बड़े स्तर पे। 22 एकड़ मैंने आलू लगा रखा है, जिसमें सिर्फ मात्र 15 केजी पर बीघे के हिसाब से मैंने डीएपी डाली है। बाकी का 3.5 कुंटल पर बीघे के हिसाब से मैंने 1 एकड़ में 15 बैग 50 केजी के मैंने वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल किया है। और मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ किसी भी फार्मर को भी कि आप वर्मी कंपोस्ट डालें और 1 बीघे में ही एक्सपेरिमेंट करें और 1 बीघे में अपने अकॉर्डिंग चलें। प्रोडक्शन भी बेहतर होगा, क्वालिटी भी होगी, टेस्ट भी होगा। अगर आप उस आलू की या गेहूं की भी रोटी भी खाओगे, किसी भी फसल में यूज करोगे, उसका टेस्ट भी अलग होगा। ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। और व्यूवर्स को मैं बताना चाहूँगा, अंकज जी ने इस वर्मी कंपोस्ट यूनिट के साथ साथ पैरेलली एक काम और किया है। आलू के सीड्स का काम और इसके साथ की पैरेलल कर रहे हैं और उसी में इन्होंने इस बार ये वर्मी कंपोस्ट को इस्तेमाल भी किया है। तो अच्छी वैरायटीज़ के आलू लेके आए। कौन सी वैरायटी के आलू आपने यहाँ सर पर मैं अभी 10 वैरायटी पे काम कर रहा हूँ कि ये भी एक किसानों का फेलियर होने का रीज़न रहा है कि किसानों को अच्छा सीड नहीं मिल पाया। पूरा फाइनेंस लगाते हैं, वो एक ही फसल पे ही डिपेंड होता है फार्मर, तो बिल्कुल पूरा डिपेंड फसल पे ही होता है और अच्छा प्रोडक्शन ना मिलने की वजह से, अच्छा सीड नहीं मिलने की वजह से वो फेल हो जाता है। उसकी लेबर कॉस्ट ज़्यादा आती है, फर्टिलाइज़र वो पूरा डालता ही है, ज़मीन का रेंट भी वो पूरा ही देता है। तो अभी मैं 4 कंपनियों के साथ काम कर रहा हूँ। जो चंबल टेक है उसका सीड लिया है 3797, जो बेसिकली हम नॉर्मल खाने में जो सब्ज़ी खाते हैं वो 3797 ही खाते हैं लोग ज़्यादातर। तो उसका सीड का कर रहा हूँ। पेप्सिको है जो चिप्स की वैरायटी देती है, जो स्नैक्स बनता है जिससे, उसके लिए काम कर रहा हूँ मैं। FC5 FC11 और मैं महिंद्रा से भी अपना टाई अप है, महिंद्रा की भी वैरायटी कर रहा हूँ। मैम्पिस लगाया है महिंद्रा का, कोलंबा लगाया है और नर्मदा का चिप्सोना और पुखराज लगाया है। नर्मदा कंपनी है जिसका चिप्सोना सबसे बेस्ट है। अभी तक जो आपने बताया, मेन चैलेंज आता है कि बारिश ज़्यादा होती है, दूसरा मार्केटिंग का। अगर व्यूवर्स, अगर आप मार्केटिंग अच्छी तरीके से कर लेते हैं, किसानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। पहले किसी भी बिज़नेस में सबसे बड़ा जो नियम जो लोग बोलते हैं, सबसे बड़ा नियम ये होता है कि सबसे पहले 100% आप कंज्यूमर बनिए। तो अंकज जी ने सबसे पहला काम यही किया है कि सबसे पहले इस खाद को अपने ही खेतों में इस्तेमाल किया है। और ये पहला ही टर्न है आपका जो आपने अपने खेतों में इस्तेमाल किया है, या अब से पहले भी इस्तेमाल नहीं, कर चुके हैं? मैंने 15 सितंबर को सर ओपनिंग की थी यूनिट की, तो अक्टूबर या नवंबर के फर्स्ट वीक में मेरे पास वर्मी कंपोस्ट तैयार था। तो लास्ट ईयर जब हमने आलू लगाया तो 2 एकड़ में हमने वर्मी कंपोस्ट डाला था, जिसमें वर्मी कंपोस्ट डालने पर सिर्फ हमने 2 बार उसकी सिंचाई की थी। फिर भी हमारा 55 प्लस 55 बैग पर बीघे के हिसाब से आलू का प्रोडक्शन हुआ। तो सिर्फ 2 बार पानी लगाया था हमने उसमें। मैक्सिमम लोग उसमें आपके हमने साथ 10 बैग डाले थे। मैक्सिमम आपने अपने साथ नर्सरी वालों को ही इकट्ठा किया है, या फिर आपके साथ कुछ किसान भी हैं जो आपके यहाँ से वर्मी कंपोस्ट? सर मैं स्टार्टिंग में तो उतना मेरे पास प्रोडक्शन नहीं था कि मैं फार्मरों को दे पाऊँ। जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन बढ़ा, ऐसे ऐसे मैंने मार्केट को बढ़ाया। पहले मैंने नर्सरी बेस पे ही काम किया, क्योंकि मुझे यूनिट को रनिंग में रखना था। माल को भी नहीं स्टॉक रख सकता था और फाइनेंस की भी नीड थी, तो मैंने उसी हिसाब से काम किया। जब मेरे पास प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो मैं फार्मरों के कॉन्टेक्ट में आ गया, कनेक्टेड हो गया फार्मरों से। तो अभी मैं फार्मरों को भी दिया है, इस बार ट्रायल पे लगाया है लोगों ने। इस बार रेस्पॉन्स फीडबैक कैसा मिलता है? फर्स्ट टाइम आपने अब इस बार कनेक्ट किया है। जी। लगभग कितने किसान आपके साथ जुड़े हैं? मेरे साथ सर कम से कम 20 फार्मर हैं। कुछ बड़े फार्मर भी हैं, कुछ 2 एकड़ 3 एकड़ वाले हैं, कुछ 10 से 15 एकड़ वाले भी हैं। मैं व्यूवर्स को एक ही और फार्मर अभी कनेक्टेड भी हैं, चल भी रहा है रनिंग में, अभी माल जाना भी है। जी, मैं व्यूवर्स को एक ही चीज़ का सजेशन दूंगा। जितनी भी यूनिट्स में विज़िट किया हूँ, मैक्सिमम यूनिट ओनर्स का यही फीडबैक रहा है कि अगर हम अपने साथ फार्मर्स को कनेक्ट कर लेते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट हमें वो फार्मर ही देते हैं। उससे फार्मर भी विन विन सिचुएशन में आ जाता है। रीज़न कि उसको एग्जैक्ट वही प्राइस मिलता है जो प्राइस उस खाद का है। अगर वो उसी खाद को किसी भी दुकान से जाकर लेगा तो दुकान वाला अपना भी प्रॉफिट जोड़ेगा। तो अगर वो यूनिट से कनेक्ट होगा तो उसको सस्ता खाद भी मिलेगा और
यूनिट ओनर के लिए ये बेनिफिट हो जाएगा कि उसका कस्टमर उसके साथ जुड़ गया। और दूसरा, किसान अगर साथ में जुड़ता है, और ये तो 100% है कि इससे रिज़ल्ट आना ही आना है, तो वो कस्टमर आपके साथ रिपीट भी होगा और अपने साथ कम से कम 4 से 6 कस्टमर्स और भी लेके आएगा। मेरा सर मोस्टली इस पे फोकस जो मैं कर रहा हूँ वर्मी कंपोस्ट पे मार्केटिंग में, मैं फार्मर को कर रहा हूँ, जी क्योंकि फार्मरों के ही बेनिफिट के लिए हमने ये काम स्टार्ट किया है। फार्मरों को प्रॉफिट होना चाहिए। जी। नर्सरी वालों का मोटिव तो पैसा कमाना है। बिल्कुल बिल्कुल। वो इस चीज़ पे, वो क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, उनको तो उनको सिर्फ पौधे तैयार बेचने हैं, पौधे तैयार और करने हैं, पौधे बड़े बड़े बेचने जो अफोर्ड कर लेते हैं लोग, जो पैसे वाले लोग होते हैं, उनके लिए पैसे का ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है। वैल्यू नहीं, बिल्कुल उनके सही लिए बात। 50 रुपये से 100 रुपये की थैली बेच देते हैं 1 kg का वो। और नर्सरी वालों, वो वर्मी कंपोस्ट यूनिट वालों से वो 10 रुपये में या 15 रुपये में खरीदते हैं। जी। तो मेरा तो, मैं सभी यूनिट वालों से भी बोलूँगा, आपके व्यूवर्स से भी बोलूँगा कि आप वर्मी कंपोस्ट यूज करें, और फार्मरों पे ही, यूनिट वालों से भी, कि वो फार्मरों पे ही फोकस करें। हमारा का टारगेट फार्मरों का बेनिफिट है। फार्मर्स को ही टारगेट करेंगे तो आपके जहाँ पर आपकी यूनिट होती है उसके आसपास के ही फार्मर्स आपके साथ जुड़ते हैं। तो इसमें आप एडिशनल बेनिफिट ये भी ले सकते हैं कि धीरे धीरे करके उन किसानों को ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट किया जाए और एक यूनिट बनाई जाए, ताकि 5 लोग 10 लोग ऑर्गेनिक करें और एक ही जगह सारी चीज़ों को कलेक्ट करें और अपना मार्केट खुद बनाएं। फिर से बोलना चाहूँगा कि जब तक किसान अपना सामान, जो भी उनका प्रोडक्शन है, चाहे आलू है, चाहे सब्जियां हैं, चाहे गेहूं है, चावल है, जब तक अपने सामान को खुद एंड यूज़र तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक उन्हें उतना प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। अक्सर आपने देखा होगा, मैं जितने भी मंडी में आड़ती बैठे होते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा उन्हीं के पास होता है। ना उन्होंने खेत हल चलाना होता है, ना ही उन्हें गेहूं बोना होता है, ना ही उन्हें पानी देना होता है। किसान जो भी कुछ उगा रहा है मंडी में ही जाके बेचेगा, फ्री का कुछ ना कुछ उसी जो आड़ती होता है उसकी जेब में। जब भी किसान कुछ ना कुछ बोता है तो ये सब आड़ती की जेब में पहले से ही एक अमाउंट फिक्स हो जाता है कि इस किसान से इतना पैसा उसे आना ही आना है। तो जितने भी फार्मर्स हैं और यूनिट ओनर्स हैं, उन सबको बस एक ही यही सजेशन मैं देना चाहूँगा कि अपने प्रोडक्ट को एंड यूज़र तक पहुँचाइए। और अंकत जी से भी मैं यही बोलूँगा कि मैक्सिमम किसानों को ही अपने साथ लें, धीरे धीरे ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट करें। सर मैं तो पूरा 100% फार्मरों को ही टारगेट कर रहा हूँ हर तरीके से। अब आपने लगभग आपने बताया कि 2 साल इसको आपकी यूनिट को कंप्लीट हो चुके हैं। 1 साल कंप्लीट हुआ है। तो आपका भी प्लान है ऑर्गेनिक की तरफ जाने का, या फिर अभी आपका प्लान नहीं है? नहीं सर, मेरा प्लान है जी। मैं ऑर्गेनिक पे जाऊंगा, पर मैं सबसे पहले ऑर्गेनिक में सरसों और गेहूं ही पे जाऊंगा। जी, सरसों का भी मुझे लगता है कि सरसों के तेल की और गेहूं की सबसे ज़्यादा बेसिक नीड इंसानों को जी, होती है, हर तो उसको ऑर्गेनिक सबसे ज़्यादा करना ज़रूरी है। जी। चर्चा तो हमने काफ़ी कर ली। अब आप अपनी एक बार अपनी यूनिट को विजिट दिखा दीजिए कि किस तरीके से आपके कैचुए उसमें सर्वाइव कर रहे हैं, क्या उनका प्रेजेंट का रेट है, क्योंकि इस टाइम पे ये अंडे का सीज़न भी चल रहा है। ये सारे मैक्सिमम कैचुए अंडे पर हैं। जी सर। तो देख लेते हैं कि सिर्फ आपके उसमें न्यू जनरेशन भी आ रही है या फिर सारी ओल्ड जनरेशन है, एग है या नहीं है, तो देख लेते हैं आपके। ठीक है सर। तो नवंबर सबसे अच्छा पीरियड होता है किसी भी यूनिट को स्टार्ट करने का। रीज़न ये है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये पीरियड ऐसा है कि इस टाइम पे सबसे अच्छा जर्मिनेशन पीरियड होता है। तो इस टाइम पे अगर कोई भी अपनी यूनिट को प्लान करता है तो एक ही साइकिल में उसकी यूनिट का साइज़ 2 से 3 गुना एक ही बार में लगभग 2 से 3 महीने के अंदर हो सकता है। और अगर आप देखना चाहें तो इस टाइम पे यहाँ पर अंडे का रेशियो ऐसा है कि ऐसे मानो कि
इसमें मूंग की दाल किसी ने ऊपर से छिड़क दी हो। अगर 1 फुट का अगर साइज़ लिया जाए तो 1 फुट के साइज़ में कम से कम 100 से 200 एग आपको मिल जाएंगे। अंकल जी, अब हम अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्ति की तरफ लेके चलते हैं। हमारे व्यूवर्स को शॉर्ट में एक बार वो मेन पॉइंट्स बता दिए जो जिस भी वर्मी कंपोस्ट जिसको भी लगानी है, क्या क्या चीज़ें उसको ध्यान में रखना चाहिए और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ताकि कोई भी व्यूवर हमारा जो भी नई यूनिट लगाए उसको वो चैलेंजेस फेस ना करने पड़े। सबसे पहले तो एक समतल ज़मीन चाहिए जहाँ पानी की व्यवस्था हो, और दिशाओं का ध्यान रखना है। पूरब से पश्चिम की तरफ दोनों तरफ की हवाएं लगे, वहाँ बेड बनाना है, और चींटियाँ ना हो उसका ध्यान रखना है। और चैलेंजेस ये आते हैं कि जब हम पॉलीथीन यूज करते हैं, ज़्यादातर है जनरली सब जितनी यूनिटों पर हमने विजिट की तो वहाँ पॉलीथीन यूज कर रहे हैं नीचे। उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस गर्मियों के दिनों में आता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है हो जाता है। तो केंचुआ सर्वाइव नहीं कर पाता है, जी। वो नीचे नहीं जा पाता है, और वो अच्छे से नहीं, उससे केंचुआ डैमेज हो जाता है बहुत। हमारे भी 10 बेडों का केंचुआ गर्मियों के दिनों में ख़त्म हो गया सिर्फ पॉलीथीन की वजह से। तो पॉलीथीन इस्तेमाल ना करें, और बिल्कुल ज़मीन को समतल करके और गोबर डाल के बिल्कुल वहीं ज़मीन को समतल करना है। पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं तो ठीक, अगर नहीं करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और मेन चीज़ आ जाती है अब मार्केटिंग। जी सर। मार्केटिंग के लिए जैसा आपने बताया कि अगर हम फार्मर्स को ही डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट है। जी सर, उसमें फार्मर का भी बेनिफिट है, यूनिट वालों का भी बेनिफिट है। तो अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। और अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं या आपको नहीं पता है और वो पॉइंट्स हमने कवर नहीं किए, प्लीज़ उन सारे पॉइंट्स को आप कमेंट बॉक्स में हमें सेंड कर दीजिएगा, ताकि उन पॉइंट्स को लेके जो भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं उस नेक्स्ट वीडियो में उन सारे पॉइंट्स को हम कवर कर लें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। राम राम।